गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे ठीक है, लॉ चाइल्ड एंड द लॉ मैन के बारे में। ठीक है, हमने बच्चों के संबंध में हमने पिछली बार विधियां पढ़ी थी। आज हम उसके आगे की क्लास करेंगे जिसमें हम यूनिट थर्ड के बारे में देखेंगे। क्या है यूनिट थर्ड? आपका क्या है? चाइल्ड रिलेशन, फैमिली चाइल्ड रिलेशन एंड द लीगल कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड लेबर। इसके थर्ड यूनिट में हम आधा पढ़ चुके हैं। चाइल्ड लेबर के बारे में हमने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में पढ़ा है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ा हमने। आज हम क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध ठीक एक्ट 1929। ठीक है, अब हम बाल विवाह का प्रतिषेध यानी कि ये दयानंद सरस्वती के माध्यम से लाया गया था एक्ट। कब? 1923। इसे सादा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें बालिकाओं के लिए कम उम्र में जो शादियां हो जाती थी उसके लिए पूरी तरह से प्रतिषेध लगाया गया। ठीक है, जैसे भारत की देखा जाए तो जितनी भी अशिक्षा होती है, गरीबी होती है, गरीबी अशिक्षा ये सब क्या चीजें जन्म देती हैं? ये बाल शोषण को जन्म देती हैं। बच्चियों को शादी करा दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को शादी करा दी जाती है। आज भी अक्षय तृतीया के नाम पे जब आता है तो बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादी, लाखों संख्या में शादियां होती हैं। पैदा हुए दूध में बच्चे की शादियां करा दी जाती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो आज भी भारतीय समाज में, ग्रामीण समाज में, अशिक्षित समाज में, गरीबी के समाज में, असमानताओं के समाज में बच्चियों की शादी को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। अभी बच्चियों की शादी को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टडीज हुई हैं, देखा जाए तो कम उम्र में शादियां अपेक्षाकृत भारत में होती हैं, सबसे ज्यादा होती हैं। इसके लिए रोक के लिए भी बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन धीरे इसमें सुधार आ रहा है। बीते कुछ समय में इस पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस एक्ट के बारे में समझते हैं तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे? चाइल्ड, इसके हम दो एक्ट लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसके सेक्शन 2 में क्या बताया गया है? इसके सेक्शन 2 में बताया गया है, सेक्शन 2 में बताया गया है। ठीक, पहले 1978 में संशोधन किया गया था। 1978 में संशोधन किया गया था। तो शादी की उम्र कितनी बता दी गई थी? 21 वर्ष और 18 वर्ष। 21 वर्ष किससे? पुरुष, मेल, ये फीमेल। अब आपको वोट देने का राइट 18 साल में मिल जाता है, लेकिन शादी करने का अधिकार 21 साल में दिया जाता है। कहां से मिलता है? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंशन एक्ट 1929 के सेक्शन 2 में। ठीक है, 21 और 18 का ये रेशियो बनाया गया है। ठीक है, ये पहले इतना नहीं था, लेकिन 1978 में किए गए संशोधन के माध्यम से इसे लागू किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में क्या किया गया है? सेक्शन 3 में कहा गया है यदि कोई शादी करेगा तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन होंगे। अब मान लीजिए कोई शादी करता है तो बेसिक एलिमेंट्स आपने देखा होगा सेक्शन 5 में चाइल्ड मैरिज, इंडियन मैरिज एक्ट, भारतीय हिंदू मैरिज एक्ट 1956 में सेक्शन 5 है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ या बेसिक कंडीशन ऑफ द हिंदू मैरिज। भारतीय समाज में, हिंदू समाज में चाइल्ड विवाह के होने के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? सबसे पहले क्या होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। तो जो उसमें तीसरा जो है वो क्या बताता है? वो आयु के बारे में बताता है। आयु के बारे में क्या बताता है? 18 और 21 बताता है। यदि कोई ऐसा प्रोहिबिट करेगा तो सेक्शन 16, 17, 18 में जो बताया गया उसे दंडित किया जाएगा। ठीक, उसे कौन सा दंड दिया जाएगा? ठीक है, सेक्शन 18 में क्या बताया गया है? चाइल्ड हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेक्शन 3 में क्या बताया गया है? यदि इस प्रकार का कोई शादी करता है इससे काम तो हिंदू मैरिज एक्ट 1956 सेक्शन 18 के अनुसार पनिशमेंट दिया जाएगा। 18 पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक, धारा 18 के अनुसार पनिशमेंट क्या दिया जाएगा? क्या है धारा 18 में? ठीक, 6 महीने की कैद, 1 साल बमुशक्कत सजा दी जाएगी। ठीक है, यदि कोई इससे कम करता है, इसमें कोई योगदान करता है, इसके लिए जितनी तरह की सजा दी जाएगी। अब हम आगे समझते हैं इसके तरह में क्या है।
ठीक। और धारा 5 में क्या कहा गया है? यदि धारा 5 में क्या कहा गया है? कोई शादी रचाने का प्रयास करेगा या इसमें कोई योगदान करेगा, धारा 5 में जो चाइल्ड मैरिज कराने का प्रयास करेगा, ठीक है। सेक्शन 5 में क्या कहा गया है? सेक्शन 5 में कहा गया है यदि चाइल्ड मैरिज कराएगा, ठीक है। सेक्शन 5 क्या कहा गया है? जो चाइल्ड मैरिज रचाने उसे भी समान दंड किया जाएगा यदि वह ना सिद्ध कर दिया। देखिए, ठीक है, यदि कोई प्रयास करता है, मान लीजिए जो करता है क्या हो जाएगा, जो रचाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अरेंज द मैरिज, हु अरेंज द मैरिज, इफ he has not proved, यदि वो यह नहीं सिद्ध कर पाता है कि उसने यह जानबूझकर किया था या जानबूझकर नहीं किया था, यदि वो सिद्ध कर ले जाता है कि मैंने ये जानता था कि पूरी तरह से वयस्क है तो ठीक है। यदि वो पूरी तरह से यह नहीं सिद्ध कर पाता है कि वो वयस्क थे तो उसके लिए वो जिम्मेदार, उतना ही जिम्मेदार होगा। 6 और 1 लाख रुपए के लिए जुर्माना, वो भी उसी के लिए वह दायी माना जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बाल विवाह में हमने इससे क्या स्पष्ट होता है, हिंदू मैरिज एक्ट में माता पिता ही उत्तरदायी होते हैं, ठीक। माता पिता ही उत्तरदायी होते हैं, चाहे विवाह का निश्चित किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो, निश्चय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, कोई मानने नहीं लगता। उसके लिए कौन दायी होगा? उसके लिए उनके माता पिता ही दायी माने जाएंगे, ठीक है। एक चीज देखिए हमने, कौन कौन दायी होगा? जो शादी करा रहा है, जो उसकी कोशिश कर रहा है, गार्जियन कब होंगे, और उसके जो काम उसके साथ रचाने वाले हैं, माने अरेंज करने वाले, मैरिज अरेंज करने वाले, वो भी उसके लिए दायी माने जाएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं सेक्शन 9 में देखते हैं। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, 9 हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, ठीक। हिंदू 9 में क्या है? रेस्टिट्यूशन ऑफ द मैरिज, ठीक। उसके बारे में समझेंगे, क्या समझाएंगे रेस्टिट्यूशन क्या होता है। कोई पति पत्नी अलग रह रहे हैं, उसके लिए कोर्ट आपस में मिलाने की कोशिश कर सकता है, ठीक। रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज ये समझ में आया। अब हम देखते हैं इस एक्ट चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1929 में सेक्शन 9 यह बताता है यदि चाइल्ड मैरिज है, यदि 1 साल तक वो साथ रह लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो केस फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 9 क्या बताता है? 1 साल 1 ईयर तक वो रह लेते हैं तो उसके लिए केस फाइल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, ठीक। आगे हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज। क्या चाइल्ड मैरिज में यदि कोई लोन लेता है, ठीक, ये हम समझते हैं, यदि कोई चाइल्ड मैरिज कराने में कोई लोन लेता है, अब वो देखिए चाइल्ड मैरिज पूरी तरह से वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि शादी को शून्य कर देना हिंदू मैरिज एक्ट में यह नहीं कहा गया है। यदि कोई बाल विवाह है, यदि उसके लिए कोई आरोप लगाता है, कोई चीज़ करता है या कोई केस कंप्लेन करता है, तभी उसके लिए कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। लेकिन चाइल्ड मैरिज को नल एंड वाइल्ड नहीं कहा गया है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज को नल एंड वाइल्ड नहीं कहा गया है, इससे क्या परिस्थिति, क्या बातें निकल पाती हैं, यदि कोई फैमिली वाले हैं, उन्होंने क्या लिया है, लोन लिया है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज कराने में, उसके लिए वो पे एक क्या माना जाएगा, वो यह माना जाएगा कि ये कंपलसरी, ठीक है। भाई पिता का यह दायित्व होता है अपनी फैमिली की रक्षा करना, सब कुछ करना, शादी करना भी एक प्रकार से उसी में एक संस्कार माना जाता है। तो इसमें क्या देखेंगे, यदि कोई गार्जियन क्या ले लेता है, लोन लेता है शादी को कराने में, तब उसको पेमेंट क्या माना जाएगा, तो पूरी तरह से पे करेगा, एक कंपलसरी आइटम माना जाएगा, आवश्यक वस्तु माना जाएगा। इसमें एक केस है परशुराम वर्सेस श्रीमती नारायण देवी, परशुराम वर्सेस श्रीमती नारायण देवी के केस में हम क्या देखेंगे, इसमें यही बात की थी, कोई फैमिली वाला है, हिंदू फैमिली में
कोई लोन नहीं देता है तो यदि वो लोन को पे करने के लिए वो क्या मानेगा, वो कंपलसरी उस संपत्ति से उसका हिस्सा ले सकता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या होता है। चाइल्ड मैरिज मान लीजिए कहीं हो रहा है तो उसका केस कौन देखेगा। चाइल्ड मैरिज के संबंध में केस कौन देखेगा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। चाइल्ड मैरिज क्या माना है, चाइल्ड मैरिज पहला माना जाएगा संज्ञेय अपराध माना जाता है, माना जाएगा संज्ञेय अपराध माना जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा क्या है, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या महानगर मेट्रोपॉलिटन क्या होंगे मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यही क्या करेंगे, केस की सुनवाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों लोग, ये जो इनकी कैपेसिटी यही करेंगे, इनकी सुनवाई। चाइल्ड मैरिज संबंधित कोई केसेस आते हैं तो यही लोग ये क्या करेंगे, इस केस की सुनवाई करेंगे। इस केस की सुनवाई कब की जाएगी, 1 वर्ष के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक, अब क्या कोई इंजेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं, इंजेक्शन पास अप्रोप्रिएट नहीं है, इंजेक्शन पारित करना किसके लिए, विदेश पारित करना किसके लिए, इन बिलोंगिंग टू द चाइल्ड मैरिज। ठीक, अब क्या होता है, इसमें क्या चीज देखी जाएगी कि कोई बाल विवाह, ठीक है, तो न्यायालय क्या देखेगा, कोई बाल विवाह होने वाला है कि नहीं। ठीक, कोई बाल विवाह होने वाला है कि नहीं, या कोई एग्रीमेंट किया गया है, या कोई सेरेमनी की जा रही है, ये 3 चीजें देखेंगे। ठीक, क्या देखेगा, बाल विवाह होने वाला है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है शादी करने में, या कोई अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, 3 चीजें देखेंगे, क्या कोई बाल विवाह होने वाला हो रहा है, या कोई इसका अरेंजमेंट किया जा रहा है, या क्या किया जा रहा है। ठीक, क्या किया जा रहा है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इस संबंध में क्या चाइल्ड मैरिज कराई जाएगी। इस प्रकार से इन कंडीशनों में चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया करने का प्रयास किया गया है। ठीक, तो हमने आपने क्या क्या देखा, चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से समझा, चाइल्ड मैरिज को लिए प्रोटेक्ट की गई है, इन चीजों को हमने समझा। अब हम आगे वाली क्लास में क्या समझ रहे हैं, आगे हम समझ रहे हैं नेचुरल गार्जियन। ठीक, आज हम समझेंगे अगली क्लास में क्या है, नेचुरल गार्जियन। ठीक, अब नेचुरल गार्जियन किसे कहते हैं, नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं, नेचुरल गार्जियन होते हैं जो बायोलॉजिकल उनके माता पिता होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं बायोलॉजिकल या नेचुरल गार्जियन किसे कहा जाता है। ठीक है, हिंदू माइनर और गार्जियनशिप एक्ट 1956 उसमें परिभाषित किया गया है। हिंदू माइनर गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसमें क्या बताया गया है कि माइनर कौन होगा। ठीक है, अवयस्क कौन होता है, सबसे पहले हम अवयस्क को समझते हैं। अवयस्क वह होता है जो 18 साल से कम हो और अपना निर्णय लेने में उस समय सक्षम ना हो। उसके निर्णय को लेने के लिए उसके साथ उसके माता पिता यानी कि उसके संरक्षक जो होते हैं
अब संरक्षक कौन कौन होते हैं? एक होते हैं नेचुरल गार्जियन, एक होते हैं न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए, और एक संरक्षक होते हैं। ठीक है, नेचुरल गार्जियन। ठीक, अब नेचुरल गार्जियन कौन होगा? नेचुरल गार्जियन। ठीक है, इसके लिए हम चीजें को समझते हैं। ये हमने समझ। ठीक है, अब पहले क्या होता था इंग्लिश समय में, अंग्रेजों के शासनकाल में क्या होता था? पिता को माना जाता था नेचुरल गार्जियन। सबसे पहले किसे माना जाता था? पिता, फादर, फिर मदर, फिर एल्डर ब्रदर, तब फैमिली में चल रहा होता है। ठीक, आगे नहीं होता था, दादा जी उसके बाद आते थे। ठीक है, ये हमने समझा ये क्या होता था अंग्रेजों के समय में। फिर धीरे धीरे परिस्थितियां चेंज हुई। जब एक्ट बना, ठीक है, तो उसमें जो हमने देखा, ठीक, उसमें सेक्शन 9 क्या बताता है अपना? ठीक, सेक्शन 6 हमें यह बताता है कि उसका जो बायोलॉजिकल फादर होगा, पिता ही क्या माना जाएगा? उसका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा सबसे पहले। अब नेचुरल गार्जियन में पिता किसे माना जाएगा? पिता क्या होते हैं? बच्चे के, ठीक, वही बायोलॉजिकल, जो उसको बायोलॉजिकल फादर होता है, वो क्या माना जाएगा? उनका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। ठीक, अब बात आती है, एक एक्ट आता है आपका, एक एक्ट आता है कौन सा आपका? 1890 का एक एक्ट आता है। ठीक है, 1890 का गार्जियन, ठीक है, संरक्षण तथा प्रतिपाल अधिनियम 1890 संरक्षण तथा प्रतिपाल अधिनियम 1890। ठीक, इसलिए 2 एक्ट इसमें आते हैं। ठीक है, जो संरक्षण वाला एक्ट है उसकी धारा 19 हमें क्या बताती है? धारा 19 यह बताती है कि पिता को उसका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा, तब तक माना जाएगा जब तक कोई रिजनेबल पॉइंट नहीं आ जाता है। ठीक है, जब तक कोई रिजनेबल पॉइंट नहीं आ जाता है। सेक्शन 19 क्या कहती है? जब तक कोई रिजनेबल पॉइंट नहीं आ जाता है, तब तक उसको उसके फादर को ही क्या माना जाएगा? फादर को ही सेक्शन 19 में बताया गया है, जब तक उसको कोई रिजनेबल पॉइंट नहीं आ जाता तब तक उसके फादर को ही उसका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। सेक्शन 19 धारा 9 क्या बताती है? ठीक, सेक्शन 19 यह सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 क्या बताता है? मान लीजिए पिता ने किसे क्या वसीयत नियुक्त की, बिल, फादर बिना बिल बनाए मर गया। ठीक है, तो उसकी माता जो बिल बना देगी तो वो पूरी तरह से वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, ठीक, यदि माता, यानी कि यदि पिता जो कहते हैं कोई बिल बना देते हैं, उसमें उनकी माता पूरी तरह से यदि बिल बना देती है पूरी तरह से इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो माइनर एक्ट दिया गया है उसमें क्या माना जाता है? सबसे पहले पिता को माना जाता है, फिर उसके बाद उनकी मम्मा को माना जाता है। ठीक है, एक केस आता है जीजा भाई बसंत पठान, जीजा भाई पठान। इसमें ये पूरी तरह से यह बताया गया, जब वो क्या थे, हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे थे, पापा का, उनको पिताजी का कोई ज़्यादा बच्चों से मतलब ही नहीं होता था, सब कुछ देख रेख सब कुछ वही उनके माता जी का किया करते थे। तो इस परिस्थिति में क्या किया गया? उनकी माता जी को सबसे पहला नेचुरल गार्जियन कोर्ट ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया। ठीक, कोर्ट ने इसको पूरी तरह से, एक क्या केस है 1971 का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया कि मम्मा ही उसकी नेचुरल गार्जियन माना जाएगी यदि पिता उससे कोई लेना देना नहीं रखता, ज्यादा कोई व्यवहार नहीं रखता, ज्यादा कोई अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है, तो इस परिस्थिति में क्या माना जाएगा? माता ही उसकी नेचुरल गार्जियन माने जाएंगे। एक केस है गीता हरिजन, गीता हरिजन,
इसमें आरबीआई में कहा गया था जो इसका नेचुरल गार्डियन जो होंगे वही उसके पिताजी ही माना जाएगा, लेकिन क्या हुआ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेचुरल गार्डियन माता को भी बनाया जा सकता है जब जरूरत पड़ जाएगी। यदि जरूरत पड़ जाएगी तो किसी नाबालिग को तो क्या हो जाएगा, यदि पिता अपनी जिम्मेदारियों से नहीं रहता है, माता पूरी जिम्मेदारी निभाती है, तो इस परिस्थिति में माता को ही नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। ठीक, अब पति के संबंध में देखते हैं, पति के संबंध में भी यही होता है नेचुरल गार्जियन। पति अपने वाइफ का नेचुरल गार्जियन पति माना जाता है। ठीक है, अपनी वाइफ का नेचुरल गार्जियन पति ही माना जाता है। इसके बारे में अगली चर्चा क्लास में करेंगे, क्लास में। थैंक यू।